मोचीराम कविता में सुदामा पांडे धूमिल ने, जैसा मैंने आपको बताया, प्रगतिवादी कविता के अनुसार जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो श्रमित वर्ग है, जिसको शोषण हो रहा है, जिसका, उसका आक्रोश, उसका भाव, उसकी विवशताएं, उसकी मजबूरियाँ, कि वो किस तरीके से अपने जीवन को जी रहा है, उसको एक कहना चाहिए बहुत ही सपाट भाषा में, सीधी और सरल, जो उसकी अपनी भाषा है, गांव की भाषा, जो उसकी देशी भाषा है, उस देशी भाषा में उन्होंने उसको प्रकट किया है। और जगह जगह प्रतीकात्मकता, बिंबात्मकता हमको देखने को मिल रही है उनकी शैली में। आगे वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं। अब देखिए, जूता प्रतीक हो गया, देखो मानवीकरण अलंकार हो गया। जूता तो एक निर्जीव चीज है, जूते आते हैं तो यह मानवीकरण, जूते को आते हुए दिखाया, इंसान की तरह व्यवहार कर दिया। और यहाँ जूते आते हैं बेटा, लक्षणा शब्द शक्ति, जूते थोड़ी आते हैं, जूते पहने हुए लोग आते हैं। तो यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं, अर्थात यहाँ तरह तरीके के लोग आते हैं जो तरह तरह के जूते पहनकर आते हैं। कोई किसी का कैसा जूता होता है, किसी का कैसा जूता, किसी का नया, किसी का पुराना, किसी का फटा हुआ, किसी का किसी ब्रांड का, किसी का किसी ब्रांड का। यहाँ भाव क्या है, तरह तरह के जूते आते हैं। भाव क्या है, यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं। किसी का किसी तरीके का विचार, किसी का किसी तरीके का विचार, कोई किसी धर्म का, कोई किसी जाति का, कोई किसी वर्ग का, कोई किसी गांव का, कोई किसी शहर का। सबके अपने अपने अलग तरीके के उनकी सोच विचार है। ऐसे लोग यहाँ आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बदलाते हैं। और वो जो जूते आते हैं ना, वो जूते मुझे उस आदमी के पूरे व्यक्तित्व को बता देते हैं कि उस आदमी की आदत कैसी है। नवैयत का मतलब क्या है, उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उस व्यक्ति की सोच कैसी है, उस व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा है। वो जूते देखकर मैं बता देता हूँ कि उस व्यक्ति की सोच ऐसी होगी, उस व्यक्ति की परिस्थितियां ऐसी होंगी, उस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होगा। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, जूतों की सबकी अपनी अपनी शक्ल है, व्यक्तियों की भी अपनी अपनी शक्ल है और जूतों की भी अपनी अपनी शक्ल है। सबके अलग अलग ब्रांड है, सबके अलग अलग डिजाइन है, कोई नया है, कोई पुराना है। पुराना है तो कितना टूटा फूटा है, कितना टूटा फूटा नहीं है। सबकी अपनी अपनी शक्ल है और अपनी अपनी शैली है, सबका अपना अपना तरीका। मैंने आपको बताया ना, सबकी अपनी अपनी शक्ल का मतलब क्या है, सबका अपना अपनी पहचान है, सबकी अपनी एक अलग पहचान है, सबका अपना एक अलग व्यक्तित्व है। और साथ में क्या है, अपनी अपनी शैली है, सबका अपना अपना तरीका है बोलने का, खड़े होने का, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का। तो कोई एक ही बात है, एक ही बात को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से कहते हैं। कोई व्यक्ति थोड़ा अकड़ के कह देता किसी बात को, ये काम करो, कोई तरह नम्रता से कहेगा यार ये काम कर दो ना। तो सबकी अपनी अपनी शैली है, भाषा की शैली है, बात करने का तरीका, नजरिया अलग है, बोलने के शब्द अलग हैं, लैंग्वेज अलग है ना। तो सबकी अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, अब वो एक उदाहरण दे रहे हैं। मसलन का मतलब है उदाहरण। मसलन एक जूता है, उदाहरण के लिए आप एक जूता लीजिए। कभी अपनी इस बात को समझा रहा है कि मेरे पास तरह तरीके के जूते आते हैं, तरह तरीके के लोग आते हैं, जिनकी सोच अलग है, जिनके विचार अलग है, लेकिन उनकी भाषाएं अलग है, उनकी शैली भी अलग है। तो वो एक उदाहरण देके बता रहे हैं कि किस तरीके से एक जूता आता है। तो मैं क्या सोचता हूँ, मसलन एक जूता आता है, उदाहरण लीजिए, मेरे पास एक जूता आता है। जूता क्या है, चकतियों की थैली है। अब मेरे पास एक ऐसा जूता आता है कि मैं उसको जूता कैसे कहूँ, वो इतना टूटा फूटा है और वो टूटे फूटे में उसमें इतने छेद हो रहे थे और उसमें जगह जगह इतनी चकतियां लगी हुई हैं, कारियां लगी हुई हैं। आप देखिए, अपना जूता फट जाता है तो अपन क्या करते हैं, चमड़े का वैसा ही उतना टुकड़ा उस पर सिल देते हैं, फिर दूसरे का छेद हो गया, फिर वहां भी सिल देते हैं। तो वो कहते हैं कि जूता क्या है, चकतियों की थैली है। वो जूता नहीं है एक्चुअली, इतना है तो जूता, पर उसमें इतने सारी सिलाई हो रही है, उसमें इतनी ज्यादा चकतियां और कारियां लगी हुई हैं दूसरे चमड़े की, कि वो ऐसा लग रहा है जैसे चकतियों की थैली हो, जैसे कोई ऐसी थैली हो जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे पैबंद लगा दी हो। पैबंद समझते हो, कोई चीज फटी हुई है, अब उस फटी हुई, जैसे मान लो ये मेरा ये चीज फट गई यहाँ से, तो मैं इसमें क्या करूंगी, पैबंद लगा दूंगी, कारी लगा दूंगी, चकती लगा दूंगी। तो वो जूता क्या है, चकतियों की थैली है, अर्थात वो जूता बहुत दयनीय हालत में है। उस जूते पे कारियां ही कारियां लगी हुई है। इसे एक चेहरा पहनता है और इसको कोई व्यक्ति पहनता है, उस व्यक्ति ने उसको पहन रखा है, जिसे चेचक ने चुग लिया है, जिसे चेचक ने चुग लिया, अर्थात जिसको कभी चेचक हो चुकी है। अब देखो बेटा, इसका भी एक प्रतीकात्मक अर्थ है। चेचक ने चुग लिया है अर्थात उसे चेचक हो गई है, ये तो सरलार्थ निकल आया, पर उसका भाव देखिए, समय ने जिसको चुग लिया है, अर्थात जिसके चेहरे पर वक्त के निशान हैं, वक्त ने उसके जीवन में बहुत दुख, बहुत कष्ट, बहुत संघर्ष है, तो उसके चेहरे पर वो संघर्ष के, वो दुख के, वो परिस्थितियों के, वो बाधाओं के, वो मुश्किलों के निशान उसके चेहरे पर है। चेहरे के चेचक के निशान तो है ही, लेकिन उसका भाव क्या निकल रहा है, उसका चेहरा बता रहा है कि वो कितना संघर्ष करके आया है, वो कितने दुख और परिस्थितियां झेल कर
आया है, उस पर उम्मीद की तरह देती हुई हंसी है। यद्यपि उसके चेहरे पर संघर्ष के, मुश्किलों के, बाधाओं के निशान है, पर उसके चेहरे पर एक आशा की लकीर भी है। यानी कि वो जी रहा है। क्यों जी रहा है? कि यार हमेशा दुख थोड़ी रहेगा मेरे जीवन में, कभी तो मेरे दिन भी अच्छे आएंगे। तो उस पर उम्मीद की तरह देती हुई एक हंसी है, मतलब उम्मीद बंधाती हुई एक हंसी भी उसके चेहरे पर है। कैसे? जैसे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कब होता है? जब एक प्रस्तुत का किसी अप्रस्तुत से तुलना की जाए, जब एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से तुलना की जाए। एक चीज हमारे सामने है, उसकी किसी अप्रस्तुत चीज से तुलना की जाए, तो हमारे सामने तो क्या है? वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति के चेहरे पर चेचक के दाग हैं, अर्थात उसके चेहरे पर संघर्ष के परिस्थितियों के, विकट परिस्थितियों के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक उम्मीद भरी हुई हंसी भी है। कैसे? ऐसे। ये उपमा अलंकार है। कैसे? जैसे टेलीफोन का कोई खंभा हो, आजकल तो अंडरग्राउंड लाइन आ गई है, लेकिन पहले आप देखेंगे और अभी भी कई जगह आपको मिल जाएगा कि खंभे गड़े होते हैं और उन पे टेलीफोन के तार आपके घर में आ रहे होते हैं। आपके घर में जो टेलीफोन आता है वो कैसे आता है? उस तार के माध्यम से आता है। और तार के लिए क्या होता है? जैसे बिजली के खंभे गड़े होते हैं ना, ऐसे बिजली के ऐसे खंभे गड़े होते हैं लोहे के, और उन पे वो तार बनता हुआ आपके घर में आता है। तो जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है, अब मान लो किसी बच्चे ने कोई पतंग उड़ाई और वो पतंग उस टेलीफोन के खंभे पे फंस गई, उसमें तार है बहुत सारे, उस तारों में वो पतंग उलझ गई है। यानी कि उस व्यक्ति की जो जिंदगी है ना, वो उस पतंग की तरह उलझी हुई है। उसके जीवन में अभी कुछ सुलझाहट नहीं है, स्पष्ट कोई लक्ष्य नहीं है, उसके जीवन में बहुत सारे उलझाव है। तो पतंग यहाँ किसका प्रतीक है? उस व्यक्ति की जिंदगी का। पतंग किसका प्रतीक है? उस व्यक्ति की जिंदगी का। जैसे पतंग उलझ गई है उस टेलीफोन के खंभे पे, ऐसे उस व्यक्ति की जिंदगी भी इस दुनिया में उलझ के रह गई है, अर्थात उसका कोई लक्ष्य नहीं है और खड़खड़ा रही है। अब हवा तो चल रही है, जब हवा चलती है तो पतंग हिलती है तो उसके अंदर आपने देखा होगा लकड़ी की कमान बनी होती है, तो खड़खड़ खड़खड़ आवाज करती रहती है। उसी तरीके से जीवन के बहुत सारे आरोह अवरोह आ रहे हैं, परिस्थितियां आ रही हैं, और उस परिस्थितियों में वो व्यक्ति क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है। खड़खड़ाने का मतलब क्या है? संघर्ष कर रहा है, मतलब पतंग निकलने की कोशिश कर रही है, व्यक्ति भी उस उलझाव से, उन मुश्किलों से निकलने की कोशिश कर रहा है। बाबूजी इस पर पैसा, तो ये हो गया उपमा अलंकार कि उस व्यक्ति की जिंदगी कैसी है? जैसे टेलीफोन के खंभे पर पतंग अटक गई हो और फिर निकलने के लिए फड़फड़ा रही हो, ऐसे ही ये व्यक्ति भी इस संसार के जाल में, अपनी परिस्थिति और मुश्किलों के जाल में फंस गया है और उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा है। कौन व्यक्ति? जो जूता सिलवाने के लिए आया है। उसकी जूते की क्या विशेषता है? कि उसके जूते में बहुत सारी कारियां, थेगड़ियां लगी हुई हैं, बहुत सारी थेगड़ियां लगी हुई हैं, बहुत सारे पैबंद लगे हुए हैं, अर्थात वो व्यक्ति बहुत ही गरीब है, तभी तो उसके जूते ऐसे होंगे। तो वो क्या कहता है मोचीराम, बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूकते हो? देखो, पैसा फूकना मुहावरा, आप ये देखिए इनकी भाषा की विशेषता देखिए। पैसा फूकना मतलब बेकार में पैसा खर्च करना जिसकी कोई उपयोगिता ना हो। वो कहते हैं बाबूजी आपका जो जूता है वो जगह जगह से फट चुका है, इसमें इतनी थेगड़ियां लगी हुई हैं, इसमें इतने पैबंद लगे हुए हैं, अब आप इसको क्यों सिलवा रहे हो? उसका कहने का मतलब ये है, अब ये जूता आपके काम का नहीं रहा है, बहुत फट चुका है, आपके पैरों की सुरक्षा अब ये नहीं कर पाएगा, नया खरीद लो। कहने का मतलब यही है, मैं कहना चाहता हूं मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है, पर मैं स्पष्ट रूप से कह नहीं पाता। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं ना, वैसे मेरे अंदर की कोई शक्ति है जो मुझे रोक लेती है कि नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम भी तो गरीब हो, ये भी गरीब है और ये तुम भी गरीब हो, क्या तुम्हारे पास इतनी सामर्थ्य है, क्या इतना पैसा है कि तुम नया जूता खरीद लो? वो व्यक्ति भी यदि उसकी मजबूरी ना होती तो वो आता ही क्यों सिलवाने के लिए? यदि उसके पास नया जूता खरीदने का पैसा होता तो वो जूते को क्यों सिलवाना चाहता? क्या उसको नहीं मालूम कि मेरा जूता बहुत बुरी तरीके से फट चुका है और मेरा जूता बार बार फट जाता है, चल नहीं पाता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है और जूता पहनना जरूरी है क्योंकि पैरों की सुरक्षा करनी है ना। जूता देखो किसका, जूते के मैंने आपको बताया ना बहुत प्रतीक है। जूता किसका प्रतीक है? शान का प्रतीक है। कहते हैं अरे वाह उसका तो जूता चलता है, धाक का प्रतीक है, नहीं कहते? अरे उस डिपार्टमेंट में तो उसका जूता पूजता है, उसका जूता पूजा जाता है, यानी कि उसकी बहुत धाक है। अब जूता इसका भी प्रतीक है, पैर की जूती है वो तो, यानी कि उसका कोई महत्व नहीं है। जूते के बड़े सारे महत्व हैं, बड़े सारे प्रतीक हमने देखे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो एकदम उसकी आवाज लड़खड़ा जाती है, जैसे वो ये कहना चाहता ना कि बाबूजी जूता बदल लो, ये तो बहुत टूट फूट गया, एकदम वो रुक जाता है। क्या रुक जाता है? यार मैं क्यों कह रहा हूँ, यदि होता पैसा तो अपने भी कर लेता, यार मैं भी गरीब हूँ, ये भी गरीब हूँ। तो मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो,
अब थूकना, ये भी एक मुहावरा है। थूकने का मतलब क्या है? अपनी जाति का मजाक उड़ा रहे, अपनी जाति को लज्जित कर रहे, मतलब तुम भी ये गरीब हो। बस जातियां दो ही हैं, अधिकार संपन्न और अधिकार विहीन, अमीर और गरीब। ये गरीब है, तुम भी गरीब हो। तुम क्या कर रहे हो? उसको जचाना चाहते हो कि तुम गरीब हो, उसका अपमान करना चाहते हो, उसको लज्जित करना चाहते हो। आप यकीन करें, उस समय मैं चक्तियों की जगह आंखें टाँगता हूँ। कभी क्या कह रहा है, जब मुझे ये महसूस हो जाता ना कि जूता गरीब का जूता है, इसके पास सामर्थ्य नहीं है, विवश है, मजबूर है, ये आर्थिक परिस्थितियां इसकी अनुकूल नहीं है, सामाजिक स्थितियां इसकी अच्छी नहीं है, तो मैं उसके जूते को बहुत प्यार से सिलता हूँ। जब भी मुझे मालूम है इस जूते को सिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि थेगड़ियां लगी हुई हैं बहुत सारी, लेकिन फिर भी मैं आंखें टांग देता हूं, अर्थात पूरी लगन और तन्मयता के साथ मैं उसके जूते को ठीक करता हूं कि ये जूता इसके लिए उपयोगी बन जाए। और पेशे में पड़े हुए आदमियों को बड़ी मुश्किल से निभाता हूं। पेशे में कौन आदमी पड़ा हुआ है? मैं पेशे में पड़ा हुआ हूं। मेरा काम है व्यवसाय करना, काम करके पैसा कमाना, ये मेरे अंदर का व्यवसाय है, व्यवसायिक व्यक्ति है। पर मैं बड़ी मुश्किल से उस व्यक्ति को कहता हूं रहने दे, कमाना इतना जरूरी नहीं है, कुछ समाज के हित में भी काम करना है। तो जो वो अंदर का जो व्यवसायिक व्यक्ति है ना, जो कहता है कह रहे कमा, तो वहां जरूरी नहीं कि मैं कमाऊं। ऐसे व्यक्तियों के साथ मैं बड़ी मृदुता से और बहुत ही सहज भाव से पेश आता हूं और अपने अंदर के जो व्यवसायिक व्यक्ति है, जो पैसा कमाने वाला व्यक्ति है मेरे अंदर, भाई मैं भी तो इंसान हूं, मैं भी तो यहाँ पैसा कमाने बैठा हूं, मैं भी तो रोजी रोटी कमाने बैठा हूं। उस रोजी रोटी कमाने वाले जो मेरा अंदर का इंसान है, मैं उसकी बड़ी मुश्किल से समझा पाता हूं, ये तेरा काम है तो इस काम को कर, और इस काम को तुझे बड़ी उपयोगिता के साथ करना है। इस व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है कि ये दूसरा जूता खरीद पाए, यद्यपि ये जूता संभलने में बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये जगह जगह से फटा हुआ है, पर तू कोशिश कर और इस जूते को संभाल के इसको दे। क्या ये बात समझ में आई आपको? जूते के आपने विभिन्न प्रतीक देखे?